राजनीति विज्ञान विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित हम लोग तृतीय प्रश्न पत्र में इसके पहले शीत युद्ध पढ़े हैं। शीत युद्ध की उत्पत्ति, इसके साथ साथ शीत युद्ध का अंत, इसके बाद से जब शीत युद्ध की समाप्ति का दौर होता है तो उसको हम दीदांत के नाम से जानते हैं। जो अगला चैप्टर है वह है दीदांत एवं इसका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो आज हम लोग अगले चैप्टर के संबंध में देखेंगे कि वास्तव में दीदांत क्या होता है। दीदांत जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो उद्देश्य है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है मुख्यतः वह है दीदांत के अर्थ को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से दीदांत के क्या क्या कारण हैं, अर्थात जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें किस प्रकार से कमी आती है, किन कारणों से शिथिलता आती है। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका दीदांत का क्या प्रभाव पड़ा, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले दीदांत के अर्थ को एवं परिभाषा को देखा जाएगा कि वास्तव में दीदांत का अर्थ क्या होता है। दीदांत का अर्थ मैं आपको पहले बता दूं, इसमें होता है तनाव में शिथिलता। क्या होता है? तनाव में शिथिलता, या कह सकते हैं कि अगर किन्हीं दो देशों के बीच कोई तनाव चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है, उसमें जब कमी होती है तो इसी को हम दीदांत के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दीदांत ये हुआ, इसमें सबसे अधिक कौन सी घटना थी जो इस दीदांत को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, अर्थात कहाँ से दीदांत की शुरुआत होती है, तनाव में शिथिलता कम होती है। तो यहाँ पर 1962 के क्यूबा संकट के उपरांत कराए कि एक नया मोड़ आया और शीत युद्ध के वैमनस्यपूर्ण संबंध सौहार्द और मधुर होने लगे। अर्थात 1962 में जो क्यूबा संकट की घटना घटी थी, अर्थात सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में अपने मिसाइलों को जो स्थापित किया गया था, यहीं से जिन दोनों देशों के बीच तनाव जो चल रहा था, वैमनस्यपूर्ण व्यवहार जो चल रहा था, यहाँ से धीरे धीरे इसमें कमी आती है। क्योंकि अब इन देशों को लगा कि यदि इसी तरह का तनाव बना रहा तो आने वाले समय में यह जो शीत युद्ध है, यह शीत युद्ध गर्म युद्ध में परिवर्तित हो सकता है और दोनों देशों को भारी क्षति हो सकती है। तो इस प्रकार से 1962 के क्यूबा संकट से जो शीत युद्ध अपने चरम सीमा पर चल रहा था, उसमें धीरे धीरे सौहार्दपूर्ण और मधुर संबंध स्थापित होने लगे थे। दीदांत फ्रेंच भाषा का यह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, अर्थात दीदांत का जो शाब्दिक अर्थ है वह है तनाव में शिथिलता। ध्यान दीजिएगा, यानी कि दीदांत का मतलब ही होता है कि क्या होना, तनाव में शिथिलता आ जाना, यानी कि दो गुटों के बीच, दो देशों के बीच यदि किसी तरह का कोई तनाव चल रहा है तो उस तनाव में कमी आना ही क्या कहलाता है, दीदांत कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दीदांत से अभिप्राय, ध्यान दीजिएगा, शीत युद्ध की जो
मतलब शीत युद्ध जो दो देशों के बीच चल रहा था, दो गुटों के बीच चल रहा था, दो महाशक्तियों के बीच चल रहा था। आपको मालूम है कि वह दो देश सोवियत संघ और दूसरा क्या था, अमेरिका था। तो इन तरह से सोवियत और अमेरिका के बीच का जो तनाव था उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और जब इस दोनों गुटों के बीच, दोनों देशों के बीच इस तनाव में कमी हुई, तनाव में शिथिलता शुरू हो गई, तो इसको ही क्या कहा गया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दीदांत कहा गया। तो दीदांत का भी अगर नाम आपके सामने आता है तो यह दुख रूप से दो गुटों के बीच, दो महाशक्तियों के बीच तनाव में शिथिलता को ही दीदांत कहा गया। अगर शीत युद्ध का नाम आपके सामने आता है तो भी इन दोनों ही देशों के बीच तनाव को ही हम लोग क्या कहे थे, शीत युद्ध। तो इस तरह से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव में कमी को शिथिलता कहेंगे, और दोनों देशों के बीच, दोनों गुटों के बीच यदि तनाव उत्पन्न होता है तो उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषा भी दी गई है। सबसे पहले जो परिभाषा है डॉक्टर बीके श्रीवास्तव के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्रायः दीदांत के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया है कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा था, दो वैचारिक मतभेद चल रहे थे, उसी को हम मुख्यतः शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन जब इन दो महाशक्तियों के बीच जो वैचारिक मतभेद था या फिर आपस में जो तनाव चल रहा था, यह क्यूबा संकट से धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है, इन दोनों देशों के बीच मधुरता स्थापित हो जाती है, वैमनस्यपूर्ण जो भावना थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये डॉक्टर बीके राव श्रीवास्तव के अनुसार कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान, अवसान का तात्पर्य यह है कि शीत युद्ध के जो संघर्ष चल रहे थे उनको धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे, समाप्त कर रहे थे। अवसान का मतलब यही हो गया कि उनको मतलब समाप्त किया जा रहा था, करने का निश्चय किया गया, और जिससे प्रायः दीदांत के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो तनाव था उसमें धीरे धीरे कमी आ रही थी, दोनों देशों के बीच फिर से सहयोग और मधुर संबंध स्थापित हो रहे थे। इसके बाद से दूसरी जो परिभाषा है डॉक्टर जफर इमाम के अनुसार, पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ दीदांत का है उसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अर्थात इन्होंने ये कहा कि जो पश्चिमी दुनिया में दीदांत का जो अर्थ है उसे कह रहा है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सह अस्तित्व अर्थात शांतिपूर्ण ढंग से सभी देश एक दूसरे की सहयोग की भावना रखते हों, एक दूसरे के अस्तित्व को कायम रखते हों, इसे ही दीदांत के नाम से जाना जाता है। यह किसके अनुसार है, डॉक्टर जफर इमाम के अनुसार है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दीदांत वास्तव में क्या है। दीदांत शब्द जैसे कि आपके सामने आता है आप यह जान जाएंगे कि दीदांत का मतलब होता है कि तनाव में कमी आना या फिर जो है कि तनाव में शिथिलता आना। यह दीदांत किन दो देशों के बीच मुख्यतः हुआ, तो यह सोवियत संघ और अमेरिका के बीच के जो तनाव थे उसमें कमी को ही दीदांत के नाम से जाना जाता है। दीदांत कब से प्रारंभ होता है, दीदांत की शुरुआत कब हुई थी, तो 1962 के क्यूबा संकट से ही दीदांत की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद से दो परिभाषा भी मैंने आपको बताया जिसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे
दीदांत के क्या कारण थे, अर्थात जो तनाव चल रहा था दो महाशक्तियों के बीच, मुख्यतः इनके किनके बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो ये जो दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था, यह तनाव में कमी अचानक क्यों शुरू होती है, इसके कई कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि द्विदांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे। स्वाभाविक है कि जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी तो कोई भी देश किसी भी देश को किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करेगा, न वहां से कुछ वस्तुओं का आयात होगा न ही निर्यात होगा। तो इस तरह से संपूर्ण विश्व में किसी भी देश के पास सभी वस्तुओं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, वह किसी न किसी रूप में एक दूसरे देश के ऊपर आश्रित होता है। कुछ वस्तुएं उसके पास उत्पादित होती हैं, उसको जो है कि वह आयात करता है, निर्यात करता है। कुछ वस्तुएं जो है कि कमी होती हैं जिसको आयात करता है। तो इस तरह से आयात और निर्यात के माध्यम से सभी देश एक दूसरे को पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं और तनाव की स्थिति में ये संभव नहीं है। परस्पर एक दूसरे के बीच मधुर संबंधों को स्थापित करना तनावपूर्ण स्थिति में बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से द्विदांत जो होता है, यह द्विदांत करा कि राष्ट्रीय हितों की क्या करता है, पूर्ति करता है। जब दो देशों के बीच तनाव नहीं होगा, एक दूसरे से मधुर संबंध होगा, तो इस तरह से किसी भी वस्तु की यदि आवश्यकता पड़ती है, किसी भी वस्तु की यदि कमी उस देश को महसूस होती है, तो वह किसी अन्य देश से उसकी पूर्ति कर सकता है, उस वस्तु को वहां से ले सकता है। तो इस तरह से द्विदांत जो है वह संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता था। इस वजह से भी इन दोनों महाशक्तियों के बीच अनेक प्रकार की समस्याएं, गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, तमाम तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, जिससे इन देशों को लगा कि अब धीरे धीरे मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हमारी आर्थिक स्थिति और भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इस प्रकार से भी यहाँ पर द्विदांत शुरू होता है, अर्थात तनाव में कमी उत्पन्न होता है। इसके बाद से दूसरा जो कारण है वह है द्विदांत संबंध सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं पूरी करता था। सोवियत संघ के सामने एक समस्या खाद्य पदार्थ की थी। द्विदांत का एक कारण सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं भी थी। तकनीकी ज्ञान के अभाव में सोवियत संघ कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो पाया, अर्थात सोवियत संघ में खाद्य पदार्थों की हमेशा कमी रहती थी। इस प्रकार से साइबेरिया में उपलब्ध विशाल गैस भंडार का दोहन नहीं कर पाया। सोवियत संघ के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की अनवरत आवश्यकता रही, जिसे वह अमेरिका से सौहार्दपूर्ण संबंधों के वातावरण में आसानी से प्राप्त कर सकता था। चूंकि अमेरिका के पास हमेशा अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध रहे हैं, निश्चित ही अमेरिका तकनीकी ज्ञान और सहायता के आधार पर सोवियत विकास को नया आयाम प्राप्त हो सकता था। तो इस प्रकार से जब सोवियत संघ के पास खाद्यान्नों की कमी थी और वह अमेरिका के ऊपर निर्भर था, अगर इस तरह की स्थिति बनी रहती तो आने वाले समय में इसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती और यहाँ पर धीरे धीरे यह कारण बना कि अगर वह इस शीत युद्ध को समाप्त नहीं करते, आपस में तनाव में शिथिलता नहीं लाते, तो स्थिति इनकी खराब हो सकती थी। आर्थिक विकास जो इनका था यह पूरा
नहीं हो पाता। इसके बाद से अगला जो टॉपिक है वह है तीसरा, अमेरिकी उद्योगों के कच्चे माल की आवश्यकता। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी आपने देखा कि सोवियत संघ को खाद्यान्न की पूर्ति अमेरिका के द्वारा की जाती थी। सोवियत संघ में खाद्यान्नों का जो उत्पादन था वह न्यूनतम था। तो यहाँ पर तीसरा जो कारण है वह है अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता। क्योंकि अमेरिका में जो भी उद्योग अधिकतम फल फूल रहे थे उनके लिए कच्चे मालों की जो पूर्ति थी वह सोवियत संघ के द्वारा की जाती थी। और जब इन दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया तो यहाँ पर अमेरिका नेताओं ने यह महसूस किया कि सोवियत संघ के कच्चे माल के विशाल भंडार हैं और अमेरिकी उद्योग के लिए उन्हें आसान शर्तों पर प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जब यहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है तो इन कच्चे माल की जो पूर्ति थी वह बाधित हो गई और इस तरह से अमेरिका के जो उद्योग धंधा थे वह प्रभावित होने लगे और यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा था वह भी प्रभावित होने लगा। तो इस तरह से दिदांत में यानी कि दिदांत का जो कारण था वह ये भी था कि अमेरिका को उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, उनको कच्चे माल नहीं मिल पा रहे थे, जिससे अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति क्या हो रही थी, बिगड़ रही थी। तो इस तरह से यह तीसरा जो कारण है अमेरिका के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकताएं और कच्चे माल की आपूर्ति जो थी वह सोवियत संघ से हो रही थी। और जब यहाँ तनाव उत्पन्न हो गया तो ये पूर्ति बाधित होने लगी और इस तरह से अमेरिका को लगा कि जो तनाव हमारा चल रहा है इसमें क्या करना चाहिए, कमी लानी चाहिए, इसको दूर करके फिर से आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। इसके बाद से चौथा जो कारण है वह है आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन। अभी इसके पहले मैं आपको पढ़ाया था शीत युद्ध के कारणों में। तो शीत युद्ध के कारण में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के द्वारा आणविक शस्त्रों का निर्माण सोवियत संघ को पता नहीं चलता है और यह चुपके चुपके अमेरिका के द्वारा आणविक अस्त्र का निर्माण कर लिया जाता है। लेकिन जब यह सोवियत रूस को पता चलता है तो आने वाले समय में धीरे धीरे सोवियत रूस भी इसमें प्रयास करता है और कुछ ही समय बाद से इसके पास भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो सैनिक असंतुलन था वह समाप्त हो गया था, दोनों संतुलन की स्थिति में आ गए थे। तो इस तरह से अमेरिका भी यह महसूस करने लगा कि साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सशस्त्र संघर्ष की नीति क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। तो यहाँ पर अब दोनों जो महाशक्तियां थी, दोनों गुट जो थे, दोनों गुटों में आणविक शस्त्र के क्षेत्र में देखा जाए तो दोनों संपन्न देश हो गए थे। तो अब अमेरिका को भी ये चिंता हो गई थी कि यदि आने वाले समय में यदि किसी तरह से युद्ध यदि छिड़ जाता है तो चूंकि इसके पास भी इस तरह का शस्त्र है तो हमारा भी अधिक से अधिक नुकसान हो सकता है। तो इस स्थिति में भी अब अमेरिका को लगा कि इस तनाव को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन स्थापित हो चुका है और युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। सोवियत संघ भी अब अपने आप को, चाहे वो सैनिक दृष्टिकोण से ले लीजिए चाहे आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में ले लीजिए, दोनों क्षेत्रों में दोनों महाशक्तियों का जो शक्ति था वह संतुलित हो चुका था। तो इस भय से भी इस तनाव में कमी आती है। तो यह दिदांत का प्रमुख कारण माना जाता है
कि आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में दोनों देशों में संतुलन स्थापित होना। इसके बाद से पांचवा जो कारण है वह है आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय। अर्थात जब आणविक शस्त्रों में संतुलन स्थापित हो गया था, अमेरिका सोवियत संघ दोनों ने आणविक आयुधों का निर्माण कर लिया था, किंतु वे दोनों इन शस्त्रों की मारक शक्ति से चिंतित रहे। जैसे न्यूट्रॉन बम के नाम से कपकपी छूटती है, न्यूट्रॉन गोलियों से मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं के लिए तुरंत या निलंबित मृत्यु निश्चित है। इसकी संहारक का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि हाइड्रोजन बम जैसे भयंकर बम में भी मरने वाले और घायलों का अनुपात 1 और 3 होता है, मगर न्यूट्रॉन बम में इसके उल्टे 1 जख्मी होता है तो 3 क्या होते हैं, मरते हैं। तो इस तरह से भी यानी कि आणविक बम का जो आतंक था, आणविक युद्ध का जो भय था, इन दोनों देशों को सता रहा था कि यदि युद्ध छिड़ता है और इन युद्धों में यदि आणविक शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसका जो विनाश होगा, उसका जो क्षति होगा वह अकल्पनीय होगा। इस तरह से इन दोनों देशों के द्वारा धीरे धीरे तनाव में कमी आती गई। इसके बाद से अगला कारण है शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण। शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण इन दोनों देशों के लिए बिल्कुल नुकसानदायक था, क्योंकि इस शीत युद्ध के दौरान मैं आपको बताया था कि इन दोनों देशों का जो ध्यान था, संपूर्ण जो धन था, वह केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है कि व्यय किया जाता था। वह केवल अस्त्र शस्त्र में अपने जो है कि विकास में लगे रहते थे। इसके साथ साथ जो उनकी आंतरिक समस्याएं थीं, जो आंतरिक परेशानियां थीं, वह उसी तरह की बनी रह जाती थी, उसका समाधान नहीं हो पाता था। और इस तरह से इन दोनों देशों की आंतरिक व्यवस्थाएं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई थी, उनमें किसी तरह का कोई जो है कि संतुलन नहीं रहा। इस तरह से भी शीत युद्ध का जो तनावपूर्ण वातावरण था, इन दोनों देशों को लगने लगा था इस तनावपूर्ण वातावरण को समाप्त करना चाहिए तथा अपने अपने आंतरिक क्षेत्र में आंतरिक जो गतिविधियां हैं उनको अधिक से अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे तनाव कम होता गया, अर्थात दीदान उत्पन्न। इसके बाद से सातवां, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका का तात्पर्य यह है कि गुटनिरपेक्ष का अर्थ सबसे पहले जान लीजिए। गुटनिरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि दो महाशक्तियों के दो गुटों के अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका दो गुटों में विभाजित हो गए थे। अमेरिका ये चाहता था कि अधिक से अधिक देश हमारे गुट में शामिल हो जाएं। सोवियत संघ चाहता था कि अधिक से अधिक देश हमारे गुट में शामिल हो जाएं। लेकिन सभी देशों के द्वारा गुट निरपेक्षता का पालन किया जाने लगा और उनका ये मानना था कि किसी भी गुट में शामिल होना हमारे राष्ट्र के लिए उत्तम नहीं है। धीरे धीरे जो उपनिवेश देश थे वो स्वतंत्र हो रहे थे और वह अपने आप को यही चाहते थे कि हम किसी गुट में ना शामिल होकर के अपने आप को स्वतंत्र जीवन यापन करें, स्वतंत्र रूप से अपनी जो है कि कार्य पद्धति को बनाएं, किसी दूसरे पर हम आश्रित न रहें। जब इस तरह की भावना विभिन्न राष्ट्रों के बीच देखा गया तो इन देशों को यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका को लगा कि अब ये गुट निरपेक्षता का पालन करना सभी देशों का एक तरह से नीति हो गया है और यहाँ पर अब इस तरह का गुट बना पाना भी संभव नहीं है। इस तरह से भी तनाव में धीरे धीरे कमी होती है। तो यह दिदांत का एक कारण यह भी है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका अर्थात गुटनिरपेक्ष राष्ट्र की अधिक से अधिक संख्या बढ़ती गई,
सभी देश यह अपने आप को अनुभव करने लगे कि गुट निरपेक्षता का पालन करना ही उत्तम है। इसके बाद से आता है 8वां, यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की परिकल्पना से भयभीत थे। युद्ध की परिकल्पना से भयभीत थे के तात्पर्य यह है कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सभी देश इस विभीषिका के दंश को देख चुके थे, इसके भय से सभी भयभीत थे। तो इस तरह से भी यहाँ पर जो तनाव चल रहा था दो महाशक्तियों के बीच, इस तनाव को लेकर के भी सभी देश अपने अपने देश के अस्त्र शस्त्र के विस्तार में लगे हुए थे, अपने अपने देशों के सैनिक विस्तार में लगे हुए थे। और उनको ये भय हमेशा सता रहा था कि यदि फिर से कोई युद्ध होता है तो फिर हम सुदृढ़ नहीं हो पाएंगे, अपने देश को फिर से जो है कि विकसित या फिर से सही ढंग से जो है कि संचालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से भी सभी राष्ट्र युद्ध की विभीषिका से बिल्कुल भयभीत थे। वह सोचते थे कि अगर फिर से युद्ध हो गया तो संपूर्ण विश्व फिर से कई वर्षों के लिए पीछे चला जाएगा और सभी देश अपने अपने जो विकास के सपने देखे हैं वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से भी यह विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों की जो परिकल्पना थी, युद्ध की जो भय था, यह भी इस तनाव को धीरे धीरे कम करता है। इसके बाद से इसमें हम लोगों ने देखा कि दीदांत में क्या अर्थ होता है, दीदांत के प्रमुख कारण क्या रहे। फिर से मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं। दीदांत संबंध पहला जो है वह है दीदांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे। इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि दीदांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे। दीदांत संबंध का मतलब हो गया कि तनाव में कमी, अर्थात जब दो देशों के बीच तनाव में कमी होगी, दो देशों के बीच जब मधुर संबंध होंगे तो स्वाभाविक है कि वह एक दूसरे के पारस्परिक जो भी राष्ट्रीय हित होंगे उसकी क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। दूसरा है दीदांत संबंध सोवियत संघ के आर्थिक विकास की आवश्यकताएं पूरी करता था। तो इस तरह से सोवियत संघ के पास खाद्य पदार्थों की कमी रहती थी, उसके पास खाद्यान्न कम होते थे उत्पादन, और जनसंख्या के हिसाब से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी, जिससे वह अमेरिका के ऊपर आश्रित था, अमेरिका से खाद्यान्नों का आयात करता था। तो यहां से वह आवश्यकता पूरी नहीं। तीसरा है अमेरिकी उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकताएं। अमेरिका को कच्चे माल की जो आवश्यकताएं थी वह सोवियत संघ से प्राप्त होती थी, और धीरे धीरे जब तनाव उत्पन्न होता है, अमेरिका को कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो पाती है और इस प्रकार से वह आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होना शुरू हो जाता है, जिससे अमेरिका को लगता है कि नहीं, हमें सोवियत संघ के साथ मधुर संबंध बनाना चाहिए, और यहाँ पर तनाव में धीरे धीरे कमी उत्पन्न होती है। चौथा कारण है आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में संतुलन, अर्थात दोनों महाशक्तियों के पास आणविक शस्त्र उत्पन्न हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच संतुलन स्थापित होने से यहाँ पर ये लगने लगा कि यदि युद्ध छिड़ता है तो नुकसान अधिक हो सकता है। पांचवा है आणविक आतंक और आणविक युद्ध का क्या भय, अर्थात दोनों देशों में जब आणविक शस्त्रों का संतुलन स्थापित हो गया था तो आणविक, जैसे कि अभी आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा ही आणविक बम का प्रयोग किया गया था, जहां आज भी जो संतानें पैदा होती हैं वह अपंग पैदा होती हैं, तो इस तरह से विकलांग पैदा होती हैं। तो इसका जो प्रभाव होता है केवल तात्कालिक ही नहीं होता है,
बहुत दूरगामी भी होता है, एक लंबे समय तक इसका प्रभाव उस क्षेत्र में रहता है। तो इस तरह से आणविक आतंक के भय से यह दोनों देश बिल्कुल भयभीत थे, जिसकी वजह से भी इस तनाव में क्या होती है, कमी आती है। अगला है शीत युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका। यूरोपीय राष्ट्र युद्ध की परिकल्पना से भयभीत थे।